तो हम कल पढ़ रहे थे, कल हमने स्टार्ट किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से मॉलिक्यूल जो है किस रीजन में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ में इंटरेक्ट करता है तो जो रोटेशंस हैं, जो मॉलिक्यूल हमारा अलग अलग तरीके के रोटेशन करेगा, जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो माइक्रोवेव रीजन का जो रेडिएशन है वो अगर हम मैटर के पास डालते हैं तो मॉलिक्यूल जो अपनी रोटेशन में है वो रोटेशन चेंज कर सकता है। और जो प्राइमरी कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल की, जो माइक्रोवेव या हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, वो ये है कि वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए। वो डाइपोल मोमेंट उसका जीरो नहीं होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होना चाहिए। ठीक है। और इस तरह से अगर वो पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट रखता है, तो वो एक एक्टिव मॉलिक्यूल है रोटेशनल स्पेक्ट्रम देने के लिए। ठीक है। और फिर हमने बात की थी किस तरह के रोटेशंस, किस तरह के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें हमारे पास में 4 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। और उससे पहले हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने की कोशिश की थी, क्योंकि जब भी रोटेशन होगा तो रोटेशन होने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पास मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल जो मैंने बनाया है वो HCl है, ये HCl है। ठीक है। और इसको अगर हम 3D में देखें तो कुछ इस तरह का HCl होगा। ये ग्रीन कलर में क्लोरीन है और ये व्हाइट जो कलर है वो हाइड्रोजन का है। तो आप देख सकते हो कि जो साइज है क्लोरीन का वो काफी बड़ा है, और मास भी क्लोरीन का हाइड्रोजन के कंपैरेटिव में काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर हम इसको घुमाना चाहें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे, और फोर्स अप्लाई अगर हम करते हैं और इसको फिर इस तरह से घुमाना चाहते हैं तो होगा क्या, हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये घूम भी नहीं रहा है। और जबकि अगर आप इधर से घुमाएंगे तो आप आसानी से इसको घुमा पाएंगे। अब मैंने इसको हाइड्रोजन की तरफ से घुमाने की कोशिश की है, तो आप आसानी से आप इसको घुमा सकते हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका मास जो है ज्यादा है और इनर्शिया जो है इसका ज्यादा है। तो कल हमने जो इनर्शिया को थोड़ा सा डिफाइन किया था, थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की थी कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया में हमने डेरिवेशन तो शायद नहीं किया था, बट कोई भी मॉलिक्यूल जब मूवमेंट में होता है तो या तो वो लीनियर मूवमेंट में हो सकता है या वो रोटेशनल मूवमेंट में हो सकता है। तो लीनियर मोमेंटम मतलब कि किस वेलोसिटी से, किस मास का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो हमने लीनियर मोमेंटम बताया कि p से हम लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं, और मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होता है। इस तरह से अगर मॉलिक्यूल घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशनल मोमेंटम उसमें होगा और उसको हम i ओमेगा से लेते हैं। और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है और i जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये v और ओमेगा वेलोसिटी है तो ये जो m है और ये जो I है, ये दोनों ही क्या है, मास है। मतलब कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कहीं ना कहीं किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। ठीक है। और इसको अगर हम देखें कि कोई अगर हमारे पास में एक सिंपल एटम है, तो सिंपल एटम के लिए जो इनर्शिया आता है वो आता है कि मास मल्टीप्लाइड बाय उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो उसका डिस्टेंस होता है उस मॉलिक्यूल, उस एटम का या उस पार्टिकल का। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक पॉइंट है और ये हमारे पास एक पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल से इस पर्टिकुलर सेंटर तक की, ये जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस डिस्टेंस को हम r से डिनोट करते हैं। और अगर ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में अगर हम लें, तो जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि ये हाइड्रोजन ले लिया और ये हमने क्लोरीन ले लिया, तो क्योंकि क्लोरीन का साइज जो है वो बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो जिसका मास ज्यादा होता है उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मास ये बिल्कुल बीच में नहीं मिलेगा हमको, बल्कि क्या मिलेगा, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ मिलेगा। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जो मिलने वाला है वो सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ मिलने वाला है, यहाँ पर कहीं बिल्कुल बीच में नहीं मिलेगा, यहाँ बिल्कुल बीच में नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे
जिस तरफ मास ज्यादा होता है उस तरफ मिलेगा। और इसको किस तरह से आप समझ सकते हो, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि मान लीजिए कि आपने ये जैसे आपने एक गेम देखा होगा, वो रस्सी पे एक नट जो होता है, वो जो करतब दिखाने वाले लोग होते हैं, कई बार मेलों में वगैरह में देखते हो या रोड साइड कई बार वो दिखा रहे होते हैं, तो वो रस्सी पे चढ़ करके वॉक करता है, रोप वॉक है ना। उसमें वो क्या करता है, एक बांस या एक कोई एक बड़ा जो स्टिक है वो लेता है और उससे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से बैलेंस हो, तो अगर आप इसको यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल जो सेंटर पार्ट है वहां पर आप अगर इसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टिकाओगे तो ये नहीं टिकेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा जहां पर जो साइज है, ये जो क्लोरीन एटम है उस तरफ, ठीक है ना। क्योंकि इस तरफ का जो पोर्शन है, जो हाइड्रोजन वाला पोर्शन है वो हल्का हो जाएगा और ये जो क्लोरीन वाला पोर्शन है वो भारी है। इस वजह से आपको, अगर आप बिल्कुल बीच में रखेंगे तो ये गिर जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। और जब आप इसको इस तरफ रेड पोर्शन की तरफ या क्लोरीन की तरफ जब आप शिफ्ट करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को, और फिर इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पिन पर टिकाने की कोशिश करोगे तो आसानी से ये टिकेगा। तो वही पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर ये बैलेंस हो जाता है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अगर हम HCl में देखें तो ये हमने कहा कि सब क्लोरीन एटम से और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है वो r1 है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने r2 से लिया था। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें तो I = m1। मास अगर हम यहाँ देखें तो m1 और m2 दो मास हमने लिए हुए हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम इस इक्वेशन से ले सकते हैं कि I = m1r1² प्लस m2 r2²। ओके, तो ये जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको बता रहा था, ताकि जब मैं मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास में लीनियर मॉलिक्यूल हो या सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल हो, ये चारों टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको जब हम रोटेट करेंगे तो रोटेट हम किस तरफ से करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा एक्सिस होगा रोटेशन का, उस एक्सिस को हम पास करेंगे किससे, जो हमारे पास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेंगे। जैसे कि अगर आप इसको अगर आप देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक पॉइंट, एक या एक्सिस बनाते हैं और फिर इसको रोटेट करने की हम कोशिश करते हैं, है ना। एक हम इस तरह से एक्सिस बनाएंगे, इस तरह से, जो इन दोनों के सेंटर से पास होगी इस तरह से, तब हम इसको रोटेट करेंगे। जैसे कि एक पेन को कल मैंने रोटेट करके आपको दिखाया था। तो कई तरह के मॉलिक्यूल, जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, और लीनियर मॉलिक्यूल में किस किस तरह के रोटेशन हो सकते हैं वो हम जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में मॉलिक्यूल है और इसको सबसे पहले हम यहां से रोटेट करते हैं, इस वाले एक्सेस से। इसको हम एक्स एक्सेस मान सकते हैं और इस एक्स एक्सेस से इसको रोटेट करेंगे। तो अगर हम इस तरह से एक्सेस पर इसको रोटेट करते हैं जैसे हमने यहाँ पे कहा था, और इसको हमने IA मान लिया कि इस समय जो इनर्शिया लगने वाला है वो IA है, और क्योंकि इस समय जो हम फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे इसको इस एक्स एक्सिस पर घुमाने के लिए, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, तो इसको हम 0 मान सकते हैं। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से रोटेट करना चाहते हैं, इस एक्सिस पर, इस y एक्सिस पर अगर हम रोटेट करना चाहते हैं अगर, तब हम इस पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, वो 0 नहीं होगा, बल्कि एक पर्टिकुलर फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर बल जो है मुझे इसको लगा करके इसको रोटेट यहाँ पर करना पड़ेगा, और ये फिर कुछ इस तरह से रोटेट होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह से रोटेट होगा। लेकिन ऐसा भी हम देख सकते हैं कि इस y एक्सिस पर हम इसको ना रोटेट करके, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने यहाँ से एक्सेस पास किया था, यहाँ ना करके हम क्या करेंगे, इसको z एक्सिस पर पास करेंगे। और z एक्सिस पर अगर हम पास करते हैं तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस तरह से घूमेगा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से घूमेगा, ये देखो, ये इस तरह से घूमेगा, ठीक है ना। तो या तो ये इस तरह से घूम सकता है जिसमें आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन और व्हाइट जो बॉल्स हैं ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, और या फिर हम इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, जहां पर लेफ्ट और राइट पोजीशन में ये व्हाइट और ग्रीन बॉल्स घूम रहे हैं। तो दो रोटेशंस तो ये हो गई, और तीसरा रोटेशन क्या हो सकता है, तीसरा रोटेशन हो सकता है इस एक्स एक्सिस पर मैं इसको गोल गोल घुमा दूं, यहीं पर ही, इसी उस पर, जिस समय इसकी जो पोजीशन है
हाइड्रोजन और क्लोरीन की पोजीशन चेंज नहीं होगी, बट ये इसी एक्सेस पर सिर्फ स्पिन करेगा। तो ये 3 टाइप के रोटेशंस यहाँ पर ये होते हैं, और इसको हमने अलग अलग तरीके से डिनोट किया है कि एक्स एक्सिस पर अगर हो रहा है तो आई ए है, वाई एक्सिस पर हो रहा है तो आई बी, और अगर जेड एक्सिस पर हो रहा है तो आई सी। और ये जो आई बी और आई सी है, ये जो है इनमें हम मुझे दोनों में इक्वल फोर्स लगाना पड़ता है। तो आई बी और आई सी जो है ये इक्वल फोर्स लगाने पर मूव करते हैं, तो इन दोनों का जो इनर्शिया है वो तो इक्वल है, लेकिन ये जो आई ए है जहां पर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये जो क्लोरीन एटम है और हाइड्रोजन एटम है इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, और हम इसको अगर रोटेट कर रहे हैं तो वो जीरो होता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हम लीनियर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और इसमें ये 3 तरह का मतलब 3 एक्सेस पर, अलग अलग एक्सेस पर जो रोटेशन होगा उससे जो इनर्शिया है उस इनर्शिया की वैल्यू को आप इस तरह से बता सकते हो कि एक एक्सेस पर तो ये इनर्शिया 0 होगा और बाकी की जो 2 एक्सेस हैं उन पर इनर्शिया सेम होगा, बट वो 0 नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ इनर्शिया वहां पर देखने को आपको मिलेगा। दूसरा जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं आपके सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। अभी अगर हम सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल के लिए और फ्लोरोमीथेन जो है उसकी हम बात करते हैं। फ्लोरोमीथेन बनाता हूं तो, या क्लोरोमीथेन बनाता हूं, ये क्लोरोमीथेन मैंने आप ये लिया हमने क्लोरीन, ये क्लोरोमीथेन, ये क्लोरोमीथेन है, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसको हम 3D में एक बार कॉपी करके लेके जाते हैं। ये मॉलिक्यूल है मेरे पास में क्लोरोमीथेन, ठीक है, ये अच्छे से आपको अब शो हो रहा होगा, जिसमें ये जो ग्रीन पोर्शन है वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन लिया है हमने, क्लोरीन लिया है, क्लोरीन लिया है, क्लोरोमीथेन है ये, ठीक है। तो ये ग्रीन जो बॉल है वो क्लोरीन है, और बाकी ये जो व्हाइट बॉल्स हैं वो हमने हाइड्रोजन लिया है, और ये जो ब्लू बॉल है वो कार्बन है, ठीक है। इसको हम सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? इसको हम सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं, मान लीजिए कि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं आपको देखता हूं तो यहाँ एक बार को ये मान लेते हैं कि ये जो कार्बन है इसी से ये पास होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इससे पास होती है, ठीक है। हालांकि ये यहाँ से पास नहीं होगी, ये थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे इस पर्टिकुलर बॉन्ड में कहीं हो सकती है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये कार्बन से पास हो रही है। तो अगर आपने वो देखा होगा, बच्चे घुमाते रहते हैं एक इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप लट्टू, है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ वो नीचे एक कील लगी होती है और ऊपर जो है उसका पोर्शन वो चौड़ा होता है, कुछ इस तरह का बना होता है, इस तरह का, ठीक है ना। और फिर इसको वो घुमाते हैं वो फीता मार के, या इसमें कई बार रोप को जो है स्पाइरल करके और फिर मारते हैं, तो इस तरह का ही ये दिखता है, टॉप की तरह दिखता है। और अब मैं इसको अगर मैं घुमाऊं तो यहां से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर ये पास होता है और फिर मैं इसको घुमाता हूं तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। देखो मैं इसको यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से घुमा नहीं पा रहा, लेकिन आप ये अब टॉप में होता क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पिन वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, ये तो फिक्स रहता है ना, और ये जो ऊपर की जो चीज है ये घूमती है। तो अगर इस तरह से स्पिन अगर हो रहा है तो उसे हम मानते हैं कि, इसमें लेकर के बताता हूं मैं आपको कि ये हमारे पास में है क्लोरीन, और ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन। तो अब मैं इसको अगर घुमाऊं इस तरीके से तो आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये घूमेगा,
कि ये मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन 3 है, तो ये रोटेट करेगा और इसको हमने फिक्स माना हुआ है क्योंकि ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है ये एक्सेस। अब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये वाली जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये तो फिक्स हो गया, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये जीरो नहीं होगा। अब इस समय ये जो आई ए है या इस समय जो इनर्शिया है वो जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से मेरे को यहाँ फोर्स लगाना पड़ रहा था लेकिन वो फोर्स बहुत नेग्लिजिबल था, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन्स हैं और इसको अगर मुझे रोटेट कराना है तो इनका मास काफी ज्यादा हो जाएगा इन 3 हाइड्रोजन्स का, और फिर मैं इसको जब घुमाता हूं तो मुझे काफी ज्यादा फोर्स यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और इट विल नॉट बी जीरो। ओके, सो एक तो हमारा एक्सिस ये हो गया। दूसरा एक्सिस क्या है? दूसरा एक्सिस ये है कि मैं इसको इस तरह से घुमाऊं। इसमें मैं अगर इसको घुमाने की कोशिश करूं, ये जैसे मेरे पास में है, तो एक पोर्शन में तो हमने ये घुमाया कि इसको फिर यहां से पास किया और इस नीचे वाले पोर्शन को घुमाया। दूसरे उसमें क्या करूंगा कि मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा। ये हाइड्रोजन सॉरी ये जो CH3 है और ये जो क्लोरीन है ये लेफ्ट राइट पोजीशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पोजीशन मेरे पास ये हो सकती है इसको घुमाने की, एक एक्सिस, और दूसरी एक्सिस ये हो सकती है कि मैं इसको इस तरह से घुमाऊं जिस तरह से मैंने HCl को घुमाया था, जिसमें आप ये देखोगे कि ये ऊपर नीचे ये जो ग्रीन पार्ट है, जो क्लोरीन है वो ऊपर हो रहा है और ये जो कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन्स हैं ये अप एंड डाउन। तो या तो ये अप डाउन हो सकते हैं या ये लेफ्ट टू राइट हो सकते हैं, और एक पोर्शन मैंने आपको बताया जिसमें मैं क्या करूंगा, इस वाले पोर्शन को रोटेट करूंगा। तो ये कुल मिलाकर के 3 चीजें आती हैं, लेकिन इसमें आप एक तो ये वाला जो मोशन है जिसमें क्लोरीन और कार्बन से जुड़े तीनों हाइड्रोजन ऊपर नीचे हो रहे हैं, और एक पोजीशन ये है जिसमें ये लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं। इन दोनों में मुझे इक्वल फोर्स यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। मींस जो आई बी और आई सी, ये दो जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन दोनों पे जो इनर्शिया लगने वाला है वो क्या है, वो इक्वल इनर्शिया है। और ये जीरो, ये जो है ये आई ए के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। आई ए में मुझे अलग इनर्शिया लगाना पड़ेगा और आई बी और आई सी में एक जैसा इनर्शिया यहां पर लगेगा। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो मैंने आपको यहां बताया था कि ये सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, इसमें दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं कि मान लो कि ये जो क्लोरीन है या ये जो लगा हुआ एटम है, ये मान लीजिए कि फ्लोरीन है, और एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये आयोडीन है। अब देखो आयोडीन का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और फ्लोरीन का साइज जो होता है वो छोटा होता है। तो जब मैं इसको यहां पर घुमाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा आई ए का जो वैल्यू होगा, वो आई ए का वैल्यू, जब ये फ्लोरीन क्लोरोमीथेन होगा, मतलब फ्लोरोमीथेन होगा, और ये यहां पर जब आयोडोमीथेन होगा, दोनों ही कंडीशन में आई ए की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना। और एक में ज्यादा होगी और एक में कम होगी। तो ये जो आई ए है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती है किससे, आई बी और आई सी से, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो आई ए की जो वैल्यू है ये आई बी और आई सी इनसे कम हो, ठीक है ना। मतलब इनको घुमाने के लिए, इस एक्सिस पर घुमाने के लिए, एक्स एक्सिस पर घुमाने के लिए जो इनर्शिया लग रहा है वो ज्यादा है बजाय आई बी और आई सी के। तो उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्लेट, ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। और ऐसी कंडीशन जहां पर आई ए जो है वो इनर्शिया जो एक्स एक्सिस पर घुमाने पर हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो अगर कम हो आई बी और आई सी से, तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं प्रोलेट। तो ये ऑब्लेट, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल और
इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स जहां पर IA की जो वैल्यू है वो अगर कम होती है IB और IC से तो उसे हम प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स आपने देखे, लीनियर मॉलिक्यूल्स और सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। एक तीसरा मॉलिक्यूल ये हो सकता है कि हमारे पास में हो सिर्फ मीथेन। ये हमारे पास में सारे के सारे जो कार्बन हैं वो क्या है, हाइड्रोजन से सराउंडेड है। मींस जो हमने यहां ये जो बात की है ये, अब इसको हम मीथेन ही माने, ठीक है, और इसको हम यहां पर इस तरह से अगर आप देखो तो यहां तो सभी तरफ से सिचुएशन एक जैसी है। चाहे हम इसको इस तरफ से लें, यहां पर कोई हैवी एलिमेंट है नहीं, चारों एलिमेंट क्या है, एक जैसे हैं। तो हम इस मीथेन के मॉलिक्यूल को चाहे जिस तरफ से घुमाना चाहे एक पर्टिकुलर एक्सिस पर, हमें सिचुएशन जो मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। तो चाहे तो हम इसको ऐसे घुमा लें, चाहे हम इसको लेफ्ट टू राइट इस तरह से घुमा लें, और या फिर मैं इसको एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ ये इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं इसकी यहां पर ले लूं और यहां से इसको रोटेट करूं, मुझे हमेशा सेम इनर्शिया ही लगाना पड़ेगा या सेम फोर्स ही लगाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो IA और IB और IC ये तीनों जो हैं वो सेम इनर्शिया रखते हैं, मतलब मुझे सेम फोर्स लगाना पड़ेगा इनको रोटेट करने के लिए। बट ऐसे मॉलिक्यूल जो होंगे वो कैसे होंगे, वो नॉन पोलर होंगे। साथ में इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इनकी जो म्यू की जो वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट है, वो क्या होगी, वो जीरो होगी। और अगर म्यू की वैल्यू जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो हम बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रम ये मॉलिक्यूल शो नहीं करते, ठीक है ना। और इस तरह के कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो इसको हमने स्फेरिकल टॉप बोला है। वो क्या था, सिमेट्रिक टॉप था, मतलब ऐसी इस पर्टिकुलर पार्ट पर फ्लोरीन हमने जोड़ा हुआ था या क्लोरीन जोड़ा हुआ था, उस क्लोरीन की वजह से ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल था, यहां आप देख रहे थे कि ये मॉलिक्यूल में क्या है, एक डिफरेंट एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो यहां पर सिमेट्रिक टॉप ये बना रहा है, मतलब कि इस तरह से, ठीक है ना, कि ऊपर जब ये लट्टू है तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकली घूमता है, इस वजह से हम इसको सिमेट्रिकल टॉप बोलते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पर इस पर हाइड्रोजन अप्लाई किया, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन हमने लगाया और उस समय हमने यहाँ पर इसको देखा, तो यहाँ पर ये सारी की सारी स्थितियां क्या है, सेम है। अब अगर मैं इसको कहूं कि ये किस तरह का दिखाई देगा, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये स्फेरिकल दिखाई दे रहा है। आप यहां पर देखो कि जितने भी हाइड्रोजन्स इस पर जुड़े हुए हैं वो क्या है, एक स्फेरिकल फॉर्म में है। और स्फेरिकल फॉर्म में होने की वजह से इस मॉलिक्यूल को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वो हम बोलते हैं स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। और इस स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल का जो इनर्शिया आता है सभी एक्सिस पर, किसी भी एक्सिस पर इसको जब आप रोटेट करते हो तो जो फोर्स आप इस पर अप्लाई करोगे वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इस वजह से ये रेडियो एक्टिव इनएक्टिव, सॉरी माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है उसको ये शो नहीं करते या नहीं देते। एक चौथे टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रोटेशन दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल। असिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हम किसी भी एक्सिस पर ले लें, किसी भी एक्सिस पर जब आप लोगे तो वहां पर ये जो वैल्यू है, जो भी हम यहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो सभी में क्या होगा, अनइक्वल होगा, किसी में भी बराबर नहीं होगा। IA, IB, IC सभी के अंदर जो इनर्शिया आप लगाओगे या फोर्स अप्लाई करोगे उसको रोटेशन करने में, वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहां पर जब हमने लीनियर मॉलिक्यूल की बात की थी, तो लीनियर मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि IB और IC क्या होते हैं, उसमें फोर्स हमें लगाना पड़ता है, इक्वल होते हैं। बट IA जो है वो जीरो होता है, तो ये इसके इक्वल नहीं हुआ, है ना। ये तीनों एक दूसरे के क्या हुए, अनइक्वल हो गए। इस तरह से जब हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल टॉप देखा तो सिमेट्रिकल टॉप में हमने देखा कि IB और IC तो इक्वल है, लेकिन IA जो है वो डिफरेंट है, और उसकी वजह से यहां पर दो एक्सिस पर तो सेम इनर्शिया लगेगा और तीसरे एक्सिस पर डिफरेंट इनर्शिया लगेगा। इसमें हमने देखा तो सारे के सारे इनर्शिया सेम है, हर एक्सिस पर हमें सेम टाइप से फोर्स लगाना पड़ेगा और
सारे के सारे इनर्शिया वहां एक जैसे आ जाएंगे। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है जो असिमेट्रिक टॉप्स होते हैं, यहाँ पर किसी भी एक्सिस पर जब आप उसको रोटेट करोगे तो वो जो मॉलिक्यूल है वहां पर आपको अलग अलग इनर्शिया लगाना पड़ेगा। जैसे कि एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल को देखें, यहाँ ये हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया और इस तरह का वाटर मॉलिक्यूल ये रहेगा, ठीक है ना। अब हम इसको एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, तीनों एक्सिस पर घुमाओ तो एक एक्सिस तो आपका ये होगा कि हमने इसको क्या किया, यहां एक्स एक्सिस पर लिया, ये इस तरह से एक्स एक्सिस पर लिया और यहां से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने एक्सिस पास की और अब इसको हमने घुमाया। तो ये जो पोर्स, ये जो हाइड्रोजन है ऊपर और नीचे के, ये रोटेट करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां डिफरेंट फोर्स लगेगा। दूसरा, हम इसको कैसे घुमा सकते हैं, हम इसको घुमा सकते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से, जिसमें ये दोनों ही पोर्शंस क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। इस पे थोड़ा सा घुमाना मुश्किल हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि यहां पर तीनों ही एक्सिस पर, चाहे हम एक्स एक्सिस पर घुमाएं, अब देखो इसको अगर मैं वाई एक्सिस पर यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी उससे पास करता हूं तब मैं इसको घुमाऊंगा तो देखो डिफरेंट आएगा। यहां से घुमा रहा हूं तो दोनों तरफ सेम चीज आ रही है, हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, और इस एक्सिस पर मैं जब इसको घुमाऊंगा और वाई एक्सिस पर घुमाऊंगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों जो है वो एक तरफ होंगे और फिर हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से, ठीक है ना। ये सिचुएशन, तो इस पर्टिकुलर में आपको अलग टाइप से फोर्स लगाना पड़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगा। और जब z एक्सिस पर आप इसको घुमाओगे, इस तरह से एक्सिस लोगे यूं, तो आप देखो इस एक्सिस, इस एक हाइड्रोजन से तो ये पास हो रहा है, दूसरे से पास नहीं हो रहा, और उस समय जब ये घूमेगा तो ये वाली चीज तो स्थिर रहेगी और ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है ना। तो जो तीनों ही एक्सिस पर जब आप इसको घुमाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, डिफरेंट आता है। और डिफरेंट आने की वजह से ही हम इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनको असिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल या असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये चार तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो रोटेशन करते हैं और उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से कितना होता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। और आप इनकी जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे और जब आप वहां पर ये देखोगे कि मॉलिक्यूल रोटेशन कर रहा है और जब आप उसको माइक्रोवेव रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहे हो और वो माइक्रोवेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके और अपनी रोटेशन को चेंज करेगा या अपनी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को चेंज करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल किस तरह से रोटेशन कर रहा था। तीनों अलग अलग एक्सिस पर, तीनों अलग अलग प्लेन्स पर किस तरह की रोटेशन उसकी थी। तो कहां आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कहां कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मास ज्यादा है उसका तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर अगर उसका एक्सिस का भी एक है कि एक्सिस किस तरह का है, कहां पर है, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर मीन्स आपको वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि आप उसको आसानी से समझ पाओ कि जो भी रोटेशन होगा वो रोटेशन किस तरह से वो मॉलिक्यूल कर रहा है और किस तरह से वो उन एब्जॉर्प्शंस को करके अपने एनर्जी लेवल्स को चेंज करेगा, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये हमने अभी जो बात की वो बात की कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की रोटेशंस कैसी हो सकती हैं। और देखो रोटेशन केवल एक तरह की नहीं होती, हर मॉलिक्यूल में तीनों एक्सेस पर रोटेशन होती है, वो 3 डायमेंशनल रोटेशन होती है। कोई एक एक्सिस पर नहीं है कि हमने कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लिया और इसको सिर्फ एक एक्सिस पर रोटेशन करा दिया कि साहब ये सिर्फ इसी तरह से रोटेट कर रहा है, नहीं, वो हर तरह से रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें कई सारे तरह के मोशन एक मॉलिक्यूल में हो रहे होते हैं, इसमें वाइब्रेशनल मोशन भी हो रहा होता है, इसमें रोटेशनल मोशन भी हो रहा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रोटेशन भी हो रहा होता है ना। और बहुत सारी दूसरे टाइप की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी की वजह से वो अलग अलग तरह के रोटेशंस, अलग अलग तरीके के वाइब्रेशंस, अलग अलग तरह के मोशंस ये एक साथ कर रहा होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर सिर्फ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, इसके रोटेशन पर होगा। इसके रोटेशन
पर होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास में वापस से हम उसी एक मॉलिक्यूल के एग्जांपल को लेते हैं और हम ये हाइड्रोजन लिया हमने और ये हमने लिया क्लोरीन, ये HCl, और ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये एक प्लेन हम मान लेते हैं। इस प्लेन के अंदर ये है, ये इस प्लेन में। तो अब मैंने जैसे कल आपको बताया था कि कोई भी बॉन्ड जो होता है, या आपको पहले से पता है कि वो बॉन्ड जो है वो स्प्रिंग जैसा होता है, उसके अंदर वाइब्रेशन मोशन भी होता है। मतलब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम जो है वो इस क्लोरीन एटम के पास में भी आ सकता है। ये स्ट्रेच भी हो सकता है, ये इस तरह से लंबा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के वाइब्रेशन मोशन जो है वो इसमें नहीं हो रहे होते। हम ऐसा मानते हैं, हालांकि वो कर रहा है, वो वाइब्रेशन कर भी रहा है, इसका बॉन्ड लेंथ चेंज भी हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, और ये रोटेशन भी कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वो भी हो रही है, इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है। बट हम यहाँ पर इसको ऐसा मान रहे हैं कि इसमें बाकी जितने भी मोशंस हैं वो कोई मोशन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा मोशन हो रहा है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मोशन हो रहा है जिसको हम बोलेंगे रोटेशन। और रोटेशन का मतलब कि ये मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस तरह से घूम रहा है, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। और क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ हमने फिक्स कर दिया हाइड्रोजन और क्लोरीन का, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? रिजिड। ठीक है ना? और क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम से मिलकर के बनाया है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? डाई एटमिक मॉलिक्यूल। रिजिड डाई एटमिक मॉलिक्यूल। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और ये किस तरह से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रम देगा, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। तो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल क्यों है ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे दूसरे तरीके की जितनी भी मोशंस हो रहे हैं उन सबको हम नहीं मान रहे। हम ये मान रहे हैं कि ये बिल्कुल रिजिड है, ये अपने बॉन्ड लेंथ को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है और सिर्फ इसमें एक जो रोटेशन है वो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको रोटेशन कराने के लिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूज करेंगे, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मानते हैं कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर एक्सिस पर ये बैलेंस हो जाता है। तो यहां से, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहां तक का डिस्टेंस, और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहां तक का डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंसेस हमारे पास में हैं, और एक डिस्टेंस को हम मानते हैं R1 और दूसरे डिस्टेंस को हम मानते हैं R2। हाइड्रोजन का जो मास है वो क्लोरीन के मास से डिफरेंट होगा, तो इस मास को हम मानते हैं M1 और क्लोरीन के मास को मानते हैं हम M2। और अगर हम बात करें कि सेंटर पर, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो M1 R1 है वो किसके इक्वल है? वो M2 R2 के इक्वल है। ठीक है, मतलब जो मास है और जो इसका सेंटर ऑफ, ये जो डिस्टेंस है, वो इस क्लोरीन के मास और उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उस क्लोरीन का जो डिस्टेंस है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है ना? इसीलिए M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2, कब? जब हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे पास में। तो जो हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने कल एक इक्वेशन दिया था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, वो था I इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। ये इक्वेशन दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये दिया था ना कि I इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है हमारे पास में। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसको हम मॉडिफाई करें, इस इक्वेशन को एक डिफरेंट तरीके से लिखें। तो हम डिफरेंट तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, M1 R1 R1। देखो R1 क्या होता है? R1 स्क्वायर होगा, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, प्लस
M2 R2 R2, ठीक है। अब ये R2 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 स्क्वायर होता है, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको लिखा है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि हम इस इक्वेशन, इसके लिए जो रोटेशनल एनर्जी है वो निकाल सकें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकें। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकें इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर m1 r1 इक्वल्स टू होता है m2 r2। तो ये जो m1 r1 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह m2 r2 लिख सकता हूं और ये r1 रहेगा एज इट इज। और ये जो m2 r2 है, इस m2 r2 की जगह मैं m1 r1 लिख सकता हूं और ये r2 रहेगा, लिख सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया। नाउ अब आप इसमें एक चीज देखो कि R2 R1 और R2 R1 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ले लेता हूं R1 R2 कॉमन ले लिया, और अब बचा क्या, अंदर बचा यहां पर M2 प्लस यहां बचा M1, सो M1। तो ये मेरे पास में एक इक्वेशन आ गई इनर्शिया की, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन देते हैं ए, या एक 1 नंबर देते हैं। ये एक इक्वेशन हमारे पास में है। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो हमारे पास में कंडीशन है m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, तो एक कंडीशन हम यहां पर लेते हैं, यही ले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो हमें पता है कि m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 है, और आपको मालूम है एक चीज मैंने अच्छा यहां पर आपको बताई नहीं, कि ये जो टोटल डिस्टेंस है हाइड्रोजन से लेकर के इस क्लोरीन का, इसको हम बोलते हैं आर नॉट। मीन्स आर नॉट जो है वो R1 और R2 इन दोनों का जो सम है वो होता है, ठीक है ना। कि हम R1 और R2 को मिला दें तो हमारे पास में जो रेडियस आता है, जो डिस्टेंस आता है, उसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखो हमारे पास में एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 है। इस m2 RT को हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं m2, और इस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, इस R2 की जगह लिख सकते हैं R2 इक्वल्स टू R नॉट माइनस R1। अगर मैं इस R2 को यहां से निकालूं तो ये क्या आएगा, R नॉट माइनस R1 आएगा, ठीक है। सो ये मैं यहां पर लिख देता हूं कि R नॉट माइनस R1। ओके, ये है m1 R1। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये होगा आपका m1 r1 इक्वल्स टू, अब इसको m2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो m2 r0 r नॉट माइनस m2 r1। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि देखो ये जो हमारे पास में क्या कहते हैं, ये इधर R1 है, इधर भी R1 है, तो इसको इधर ले लेते हैं हम एक तरफ, तो ये हो जाएगा m1 r1 प्लस, अब ये क्योंकि माइनस में है इसलिए प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 r1 इक्वल्स टू, क्या बचा, m2 r नॉट ये बच गया। नाउ अब हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं R1, तो इसमें हम देखें तो कॉमन क्या है, R1 कॉमन है,
और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m2 r0 और r1 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा m2 r0 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई R1 की कि R1 कितना होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कितना होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। जिस तरह से हमने ये एक कंडीशन यहां पर ली है, इसी तरह से एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, वही सेम हम लेते हैं कि m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। तो यहां पर हमने क्या किया था कि R2 का वैल्यू देखा था, लेकिन हम R1 भी निकाल सकते हैं। अगर हम इससे R1 निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, R1 इक्वल्स टू हो जाएगा R0 माइनस R2। अगर हम इससे देखें तो R2 अगर हम निकालना चाहते हैं तो R1 निकालना चाहते हैं तो R2 जो है वो इधर आ जाएगा, तो R0 या R0 माइनस R2। तो ये जो R1 की वैल्यू है वो हम यहां पर पुट करेंगे। तो ये वैल्यू होगी आपकी m1 और R1 की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो R1 की वैल्यू हमने निकाली R0 माइनस R2 इक्वल्स टू वही m2 R2। ठीक है, फिर सेम वही करेंगे, m1 R0 माइनस m1 R2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू m2 R2। और फिर आप वही सेम चीज करेंगे कि इस को ये जो R2 इसमें सेम है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी m1 R0 इक्वल्स टू m2 R2, और क्योंकि ये माइनस की थी ये यहां पर आ जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा m1 R2। और ये फिर m1 R0 इक्वल्स टू यहाँ पर R2 कॉमन है तो R2 कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। और R2 आप निकालोगे तो ये होगा m1 R0 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू निकाल ली हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस किस के लिए, जो हमारे पास में एक एलिमेंट हाइड्रोजन है उसका R1 हमने निकाल लिया, और जो दूसरा एलिमेंट हमारे पास में है हाइड्रोजन इस डायटोमिक मॉलिक्यूल में, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस है R2 वो, तो हमने R1 और R2 दोनों यहां पर निकाल लिए। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास में 1 आया था, इसमें हमारे पास में देखो I इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 है। ठीक है, ये हमें पता नहीं था। मास हमें पता होता है कि कोई भी एटम हम लेंगे, कोई भी जैसे HCl लिया तो हमें हाइड्रोजन का मास पता है, क्लोरीन का मास पता है, लेकिन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पता, तो वो हम यहाँ पर इससे निकाल लेते हैं। तो अब जो हमारे पास में इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, R1 और R2 की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, I इक्वल्स टू